हेलो दोस्तों, रिजल्ट मित्र के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं अभय प्रताप सिंह और ये हमारी इतिहास की क्लास है। इसमें हम इतिहास को वनडे एग्जाम और स्टेट पीसीएस तथा यूपीएससी के प्री पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। इसमें हम अपने अंतिम शासक यानी कि जो मध्यकाल का पोर्शन चल रहा है, इसमें हमने जो अंतिम शासक की बात की थी, ये थे आपके इल्तुतमिश। इल्तुतमिश की विजय, विस्तार और उत्तराधिकारी के बारे में हम समझ चुके थे। मतलब हमने शुरू शुरू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक से। कुतुबुद्दीन ऐबक से आगे बढ़ते बढ़ते हम पहुंचे थे, कहां पर हम पहुंचे थे, यहाँ पर देखा था कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 तक होगा। फिर आराम शाह आएंगे, आराम शाह को इल्तुतमिश हटा देंगे और शासक बन जाएंगे। 36 तक ये शासन करेंगे और इनके बाद आएंगे इनके एक पुत्र रुकनुद्दीन, फिर रजिया बेगम और फिर बहराम शाह। तो इन तीन लोगों की आज हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। तो 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु होती है और इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था अपनी पुत्री रजिया को। इनके पुत्र भी थे, लेकिन पुत्र कहाँ गए, उन्हें उत्तराधिकारी क्यों नियुक्त नहीं किया गया, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। अभी यहाँ पर हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा प्रशासनिक, सैन्य और आर्थिक व्यवस्था के बारे में जो इल्तुतमिश से संबंधित है। देखो, गौरी की मृत्यु के बाद दिल्ली का शासक बनता है कौन? दिल्ली का शासक बनता है कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी राजधानी को बनाएगा लाहौर में, ना कि दिल्ली में। लाहौर में क्यों? कुबाचा और यहाँ पर यलदौज के आक्रमणों का निरंतर खतरा बना हुआ था राज्य के ऊपर, इसीलिए दिल्ली को न बनाकर लाहौर को अपनी राजधानी बनाएगा ऐबक। जब यहाँ पर इल्तुतमिश आएगा तो इल्तुतमिश अपनी राजधानी को लाहौर से दिल्ली की तरफ स्थानांतरित करेगा। ठीक। फिर यहाँ पर आप देखेंगे अपने साम्राज्य का पुनर्गठन करने के लिए, क्या करने के लिए? अपने साम्राज्य का पुनर्गठन करने के लिए इल्तुतमिश ने मोहम्मद जुनैदी और फखरुल मुल्क असमी, इन दोनों लोगों की सहायता ली। किस किस की? मोहम्मद जुनैदी और फखरुल मुल्क असमी की सहायता ली। इन दोनों लोगों की सहायता लेकर ही इल्तुतमिश ने अपने राज्य का पुनर्गठन किया। पूरे प्रशासनिक व्यवस्था का यहाँ पर पुनर्गठन इल्तुतमिश के द्वारा किया गया। फिर यहाँ पर हम बात करते हैं न्याय व्यवस्था की। तो न्याय व्यवस्था के अंतर्गत हमने कल की क्लास में भी देखा था किस प्रकार से इल्तुतमिश ने अपने महल के आगे 2 संगमरमर के शेरों को रखवाया था, जिनके गले में जंजीर थी। जो व्यक्ति भी यहाँ पर न्याय मांगना चाहता था, वो इस न्याय की जंजीर को खींचता, जिससे पता चल जाता कि हाँ, कोई भी व्यक्ति यहाँ पर न्याय मांगने आया है और यहाँ पर उसे तुरंत न्याय प्रदान किया जाता, कोई भी विलंब किए बिना। ये व्यवस्था करके रखी थी इल्तुतमिश ने अपने राज्य के अंतर्गत। ठीक। और जो यहाँ पर इल्तुतमिश के विवरण की हम बात करते हैं, तो ये जानकारी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। अब आगे जब आप आएंगे तो यहाँ पर देखिए, आगे जब हम बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि इसके अधीन या कि इसके राज्य के अधीन हिंदू प्रजा भी थी और मुस्लिम प्रजा भी थी। तो हिंदू प्रजा जो थी यहाँ पर, इसने जो सरदार थे इनके नियंत्रण में, उनकी नीतियों में कोई हस्तक्षेप नहीं किया। मतलब अपने हिंदू सरदारों के नियंत्रण की जो नीति थी उसमें इल्तुतमिश ने कोई परिवर्तन नहीं किया। इतना जरूर था कि गांव का जो हिंदू मैटर होता, जैसे गांव में कोई भी हिंदुओं का विवाद होता, इसका समाधान पंचायत के द्वारा किया जाता। किसके द्वारा? अगर हिंदुओं का कोई विवाद होता आपसी, तो ये विवाद आपका जो पंचायत होती उसके द्वारा सॉल्व किया जाता। उसी प्रकार से यहां पर आप देखेंगे, अगर कोई विवाद का संबंध हिंदू और मुस्लिम पक्ष से है, तो इसके सुनवाई का अधिकारी था काजी। मतलब हिंदू न्याय जो आपके सरदार थे, इनके स्वतंत्रता दे के रखी थी इल्तुतमिश ने। और इसी के तहत आप पाएंगे जो हिंदू शासक हैं, अगर इनका आपसी कोई विवाद है तो इसका समाधान करेंगे पंचायत, और अगर हिंदू और मुस्लिम के बीच में कोई विवाद है तो इसका निर्धारण करेंगे कौन? इसका निर्धारण करेंगे आपके काजी। तो ये आपको यहां पर समझना है, ये आपको देखना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। जब आगे बढ़ेंगे तो हम बात करते हैं सेना की। तो इसकी जो सेना थी बड़ी ही संगठित और विशाल सेना थी, और सेना का जो प्रधानमंत्री हुआ करता था ये मोहम्मद जुनैदी था। कौन था? मोहम्मद जुनैदी आपको सेना का अधिकारी देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से आप देखेंगे इल्तुतमिश ने एक शाही सेना का गठन किया। किसका? इल्तुतमिश ने एक शाही सेना का भी गठन किया। अब ये जो शाही सेना है, ये हम्स ए कल्ब नाम से जानी जाती थी। किससे?
हंस एक कल्ब। तो यूपीएससी अगर आपसे पूछे कि हंस एक कल्ब क्या है, तो कह दीजिएगा ये शाही सेना होती थी जिसका गठन इल्तुतमिश ने किया था। ठीक है, अब देखो यहां पर, अब जब आगे बढ़ेंगे तो ये जो सेना थी इसका भुगतान, इनकी भर्ती, इनके लिए सभी सामान को एकत्रित करना, सभी सामान की व्यवस्था करना, हथियारों की व्यवस्था करना, ये सारी जिम्मेदारी केंद्र की होती थी। ठीक है, अब देखो यहां पर इल्तुतमिश जानता था कि इसके राज्य के अंदर कई विद्रोही हैं, कई ऐसे लोग हैं जो सत्ता से हटाना चाहते हैं, इसीलिए इसने अपनी सुरक्षा के लिए एक नया दल बनाया जिसे कहा जाता है सर ए जानदार शाही। जानदार कौन होते थे? ये होते थे आपके राजा के, सुल्तान के महत्वपूर्ण अंगरक्षक। कौन होते थे? राजा के महत्वपूर्ण अंगरक्षक। ठीक, अब देखो शासन संचालन के लिए जो इल्तुतमिश की मदद कर सकें, क्या कर सकें? शासन संचालन में जो इल्तुतमिश की मदद कर सकें, इसके लिए इल्तुतमिश के द्वारा 40 महत्वपूर्ण व्यक्तियों के एक समूह को गठित किया गया, जिसे हम तुर्क ए चहलगानी के नाम से जानते हैं। किसे? जिसे हम तुर्क ए चहलगानी के नाम से जानते हैं। बलबन जो आने वाले समय में दिल्ली के ऊपर शासन करते हुए दिखाई देगा, ये भी इसका महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में हम पाते हैं। अब हम बात करते हैं स्थापत्य की। इसके तहत हम इल्तुतमिश के द्वारा किए गई कुछ स्थापत्य की महत्वपूर्ण रचनाओं की बात करेंगे। सबसे पहले 1113 और 1231 और 1232, इसमें आप देखेंगे इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार की ऊपर की 3 मंजिलों का निर्माण करवाया। क्या करवाया? 3 मंजिलों, क्योंकि पहली मंजिल का निर्माण तो एवक करवाकर ही चला गया था, और 5वीं मंजिल जो होगी इसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक करवाएगा। तो बीच की तो 3 मंजिल होंगी इसकी, इनका निर्माण 1231 और 32 में इल्तुतमिश के द्वारा करवाया जाएगा। ठीक, अब देखो यहां पर जब इल्तुतमिश ने इस मीनार का निर्माण करवाया तो इस मीनार के ऊपर अपना और कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम का उल्लेख करवाया। क्या करवाया? अपने नाम का और कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम का इस इमारत पर नाम उल्लेख करवाएगा, नाम का लिखवाएगा, नाम को गुदवाएगा। ठीक है, अब देखो यहां पर, अब यहां पर आप देखेंगे जोधपुर के नागौर में, जोधपुर नामक जगह है, जोधपुर में आप देखेंगे नागौर में अतारकिन का दरवाजा आप देखेंगे। क्या देखेंगे? अतारकिन का दरवाजा। तो इस दरवाजे का निर्माण भी इल्तुतमिश के द्वारा ही करवाया गया था। इल्तुतमिश एक विजय था, विजय सफलतापूर्वक कर ली थी, इसलिए उसके द्वारा इस इमारत का निर्माण किया था। इस भवन का, जैसे आप देख रहे होंगे, ठीक है, इस भवन का निर्माण करवाया गया, बोला जाता है अतारकिन का दरवाजा। क्लियर? आ गया हूं। देखो आगे जाकर जब अकबर अन्य क्षेत्रों में विजय करेगा, मुख्यतः गुजरात, और उसके बाद जब लौट के आएगा तो फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण करेगा। तो कहा जाता है कि जो अतारकिन का दरवाजा है जिसका निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया है, इसी से प्रेरणा लेकर अकबर क्या करेगा? बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाएगा। क्या करवाएगा? बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाएगा। उसी प्रकार से यहां पर आप देखेंगे इसके द्वारा बदायूं में कुछ इस्लामिक स्थापत्य के उदाहरण भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि हौज ए शमसी और शमसी ईदगाह। इन दोनों की उपलब्धि हमें कहां पर मिलती है? इन दोनों की प्राप्ति हमें बदायूं से होती है। कौन कौन सी? हौज ए शमसी और शमसी ईदगाह, इन दोनों की प्राप्ति हमें बदायूं से देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि बदायूं का गवर्नर इल्तुतमिश कुछ समय तक रहा था। ठीक है, अब यहां पर आप देखेंगे इल्तुतमिश ने सुल्तानगढ़ी नामक मकबरा अपने पुत्र नासुद्दीन महमूद के लिए बनवाया था। देखो इल्तुतमिश के कई सारे पुत्र थे, इनमें से जो सबसे कुशलतम था ये था आपका महमूद। कौन था? ये था महमूद। ये सबसे योग्य पुत्र था, लेकिन इसकी मृत्यु इसके समय ही हो जाएगी, तो इसे अपना उत्तराधिकारी नहीं बना पाया। अब यहां पर आप पाएंगे जो सुल्तानगढ़ी नामक मकबरा है, ये किसका है? ये नासुद्दीन महमूद का है, जो इल्तुतमिश का पुत्र था। अब यहां पर ये समझिए आप, इस इमारत में भूरे ग्रेनाइट पत्थर और सफेद संगमरमर का प्रयोग किया गया है। यूपीएससी कई बार आपसे पूछता है कि निम्नलिखित में से किस इमारत में सफेद संगमरमर का प्रयोग नहीं किया गया?
तो यहाँ पर जाना जरूरी है। जो सुल्तानगढ़ी मस्जिद है इल्तुतमिश द्वारा निर्मित की गई, इसमें आपको भूरे ग्रेनाइट पत्थर और सफेद संगमरमर की संरचना या सफेद संगमरमर का भाग आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब आगे बढ़ेंगे, तो आगे बढ़ेंगे यहाँ पर हम देखते हैं अन्य चीजों के बारे में। आगे हम देखते हैं अन्य चीजों के बारे में। आइए देखो, भारत में प्रथम मकबरा निर्मित करने का श्रेय, कि भारत में किसने सबसे पहले मंदिर का निर्माण किया, भारत में किसने सबसे पहले इमारत का निर्माण किया, तो इसका श्रेय इल्तुतमिश को दिया जाता है। किसे दिया जाता है? इसका श्रेय इल्तुतमिश को दिया जाता है। फिर यहां पर आप देखेंगे इल्तुतमिश ने अपनी शाही पोशाकों पर, जो इल्तुतमिश की शाही पोशाक होती थी जिसे यह पहनकर दरबार में जाता था, उसके ऊपर सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक और सुल्तान मुइनुद्दीन गौरी के नामों को उल्लेख करवाया। मुइनुद्दीन गौरी और कुतुबुद्दीन ऐबक, पता होना चाहिए, कल भी मैंने बताया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश का ससुर भी था। ठीक, तो भारत में पहला मकबरा निर्मित करवाने का श्रेय इल्तुतमिश को ही दिया जाता है। आगे बढ़ेंगे, जब आगे बढ़ेंगे तो यहां पर हम देखेंगे उत्तराधिकार के लिए संघर्ष। क्या होगा यहाँ पर? उत्तराधिकार के लिए संघर्ष होगा। इल्तुतमिश अपने सबसे बड़े पुत्र नासुद्दीन महमूद को अपना उत्तराधिकारी चुनना चाहता था, लेकिन इल्तुतमिश ने नासुद्दीन महमूद को अपना प्रतिनिधि बनाकर बंगाल पर शासन करने के लिए भेज दिया था। जब बंगाल के ऊपर शासन करने के लिए भेजा तो 1229 में 1229 में इसकी मृत्यु हो जाएगी। किसकी? नसरुद्दीन महमूद की। तो इस प्रकार से एक व्यक्ति जो एक कुशल योग्य शासक सिद्ध हो सकता था, इल्तुतमिश के लिए उसका देहांत हो गया। बाकी के जो इसके पुत्र थे ये भोग विलास और नशे में ही पूरा पूरा दिन रहा करते थे, इसलिए इल्तुतमिश इन्हें शासक नहीं बनाना चाहता था। अब यहां पर आप देखेंगे इल्तुतमिश ने अपना जो उत्तराधिकारी नियुक्त किया, ये अपनी पुत्री रजिया बेगम को क्या कैसे किया? रजिया बेगम को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। अब ये जो रजिया बेगम है, इनको उत्तराधिकारी नियुक्त करने के बाद इल्तुतमिश जानता था कि हमारे जो अमीर है, हमारा जो दुर्गानो चहलगानी है, ये कभी भी महिला की अधीनता को स्वीकार नहीं करेगा और ये निरंतर विद्रोह करेंगे। तो इल्तुतमिश ने क्या किया? अपने बातों की प्रामाणिकता को छोड़ने के लिए जो इसके चांदी के टंके थे उनके ऊपर रजिया का नाम उत्कीर्ण करवाना प्रारंभ कर दिया। अब यहां पर आप देखेंगे इल्तुतमिश चाहता था रजिया बेगम सुल्तान बने, लेकिन सुल्तान बनेंगे रुकनुद्दीन फिरोज शाह। अब फिरोज शाह बीच में कैसे आ जाएंगे, इनका हम थोड़ा सा एपिसोड देख लेते हैं। देखो, इल्तुतमिश की एक पत्नी थी जो शाह तुर्कान से संबंधित थी और ये एक तुर्की दासी थी। ठीक है, ये का ही पुत्र था रुकनुद्दीन फिरोज शाह, और ये पत्नी थी इल्तुतमिश की, ये चाहती थी कि मेरा पुत्र शासक बने, ना कि रजिया। ये अपने पुत्र को शासक बनाना चाहती थी, लेकिन इनके पुत्र थे अयोग्य और भोग विलास में रहते थे। ठीक है, इसीलिए इल्तुतमिश से शासक नहीं बनाना चाहता था। और रजिया दूसरी तरफ जो महिला है, ये राजकालों में बड़ा ही रुचि लेती थी, राजकाज में बड़ा रुचि लेती थी और हमेशा शासिका के रूप में उभरने का प्रयास करती। ठीक, अब लेकिन जब इल्तुतमिश ने अपनी जगह अपने पुत्र को न बैठाकर पुत्री को बैठाने का निश्चय किया, तो इस चीज से इनकी जो पत्नी थी वो क्या हुआ, वो बड़ी ही बेचैन हुई। और यहां पर आप देखेंगे तुर्क ए चहलगानी ने, किसने? तुर्क ए चहलगानी, 40 लोगों का समूह था जिसे इल्तुतमिश ने ही बनाया था। इसने क्या किया? इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात इनके सबसे बड़े जो जीवित पुत्र थे रुकनुद्दीन फिरोज शाह, इसे गद्दी पर बैठा दिया। बैठना रजिया को था लेकिन बैठा इन्हें दिया। अब ये हमेशा भोग विलास और अयोग्य शासक की तरह सिद्ध हुए, हमेशा भोग विलास में रहते। ठीक, और ये कि अयोग्य शासक के रूप में ये व्यवहार करते। तो हुआ क्या कि कुछ समय तक तो इनकी जो माता जी थी उन्होंने शासन संचालन किया,
जब इन्होंने शासन संचालन किया तो आप पाएंगे राज्य में क्या होगा, राज्य में एक अनैतिकता की स्थिति हो जाएगी। ठीक कैसे, देखो तुर्कान या चहलगानी किसी महिला का अपने ऊपर अधिकार नहीं चाहेगा, प्रत्यक्ष रूप अप्रत्यक्ष रूप से सही, लेकिन कर तो रही है रजिया की मां ही। तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा शासन के प्रति गैर जिम्मेदार रवैया और उनके अत्याचारों को न रोकने के कारण राज्य के अंतर्गत विद्रोह अधिक होने लगे। जनता चाहती थी रजिया बेगम बने, लेकिन यहां पर आप देखेंगे बने कौन, आपके बने आपके फिरोज शाह, रुकनुद्दीन फिरोज शाह। तो जनता और अमीर वर्ग जो तुर्कान चहलगानी है, इनकी माता के क्रूर व्यवहार से परेशान हो गया था और इनकी सत्ता को परिवर्तित करना चाहता था। अब इसमें आप देखेंगे इसी कारण कई जगह शासकीय आदेशों का तिरस्कार किया जाने लगा और बड़ी मात्रा में विद्रोह होने लगे, चाहे बदायूं हो, मुल्तान हो, हासी हो, लाहौर हो, अवध हो या फिर बंगाल हो, हर जगह यहां पर आपको विद्रोह होते हुए दिखाई देंगे। ठीक, अब यहां पर फिर इतने विद्रोहों के बीच में रजिया कैसे शासक बनेगी, इस चीज को हम यहां पर देखने वाले हैं। तो रजिया का उत्तराधिकार में को कैसे मिला, तो यहां पर आप देखेंगे, तो यहां पर देखो, यहां पर जब आप आएंगे तो राजकुमारों के छोटे होने के कारण राज्य का कारोबार संभाल। अब देखो रजिया क्या है, एक महिला है। क्या है रजिया, रजिया एक महिला है, ना ही तो अमीर वर्ग ना ही राज्य के जो महत्वपूर्ण प्रभावशाली वर्ग है ये महिला को अपने ऊपर शासक के रूप में देखेंगे, क्योंकि ये पहला उदाहरण होगा जब कोई महिला अपने भाइयों के जीवित होते हुए भी शासिका बनेगी। इससे पहले ऐसे उदाहरण देखने को नहीं मिले, लेकिन इससे पहले कई महिलाओं ने शासन संचालन तो किया था। इसके साक्ष्य हमें मिलते हैं कि अपने पति के बिना या फिर अपने पति के साथ में शासन को कुशलतापूर्वक चलाया। कुछ महिलाएं ऐसी हुई जो उनके पति की मृत्यु हुई लेकिन पुत्र अभी अल्पायु थे, तो उनके लिए शासन संचालन किया था, तो उनके संरक्षक के तौर पर शासन संचालन किया था। तो राजकुमारों के छोटे होने के कारण कई राजकुमारियों ने, कई रानियों ने शासन संचालन संभाले थे। इसी प्रकार यहां पर आप देखेंगे, यहां पर आपको और भी उदाहरण देखने को मिलेंगे जब महिलाएं क्या कर रही हैं, यहां पर महिलाएं यहां पर या फिर शासिकाएं यहां पर शासन संचालन करते हुए नजर आएंगी। अब सरदारों की मनमानी, अब जब यहां पर आप आएंगे तो यहां पर देखेंगे दरबार के सरदार अप्रसन्न थे। किससे अप्रसन्न थे, ये अप्रसन्न थे जो यहां पर रुकनुद्दीन फिरोज शाह की मां थी, जिनका अत्यधिक प्रभाव राज्य के ऊपर बढ़ता जा रहा था उनकी नीतियों के कारण और जबरदस्ती के प्रभाव के कारण परेशान थे। ठीक है, काफी परेशान थे। अब यहां पर आप आगे आएंगे, वे किसी भी महिला के अधीन नहीं होना चाहते थे। क्या नहीं करना चाहते थे, किसी भी महिला के अधीन नहीं होना चाहते थे, नहीं चाहते थे कि कोई महिला उनके ऊपर राज्य नियंत्रण करे। ठीक, अब देखो यहां पर, अब यहां पर जब रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठे तो कुछ वर्षों तक तो सब कुछ नॉर्मल रहा, लेकिन बाद में आप पाएंगे विद्रोह होने प्रारंभ हुए, और जब विद्रोह हुए तो जनता ने क्या किया, अब इस बार जनता ने निर्णय लिया। क्या किया, जनता ने निर्णय लिया और जनता ने यहां पर विद्रोह में शामिल होकर रुकनुद्दीन फिरोज को तो गद्दी से हटा दिया और उनकी जगह रजिया को दिल्ली की सत्ता सौंप दी। किसे, रजिया बेगम को। तो रजिया बेगम को जनता के द्वारा चुना गया था। क्या हुआ, रजिया बेगम को जनता के द्वारा चुना गया था। अब देखो रुकनुद्दीन फिरोज को, अब रुकनुद्दीन फिरोज क्या करेगा, रुकनुद्दीन फिरोज राज्य से भागेगा, भागकर किलोखरी में शरण लेगा। कहां पर, किलोखरी में शरण ले लेगा, एक स्थान है वहां पर शरण ले लेगा। ठीक, लेकिन यहां पर जल्दी ही रजिया बेगम के द्वारा इसे पकड़ लिया जाएगा और पकड़ के इसे कारागार में डाल दिया जाएगा, जहां पर 9 नवंबर 1266 1266 में इसकी मृत्यु हो जाएगी। तो इस प्रकार से इसका भी चैप्टर खत्म हो जाएगा। अब आते हैं फिर से रजिया बेगम पर। तो रजिया राजधानी में रहते तक रजिया को क्या था, जनता ने चुना था। तो जनता ने चुना था तो जनता का अपार समर्थन रजिया बेगम को प्राप्त था। पहली बात तो यह सबसे महत्वपूर्ण है
कि रजिया बेगम को राज्य के महत्वपूर्ण जो जनता है इनका समर्थन प्राप्त है। क्लियर। अब यहां पर आप देखेंगे जब राज्य का महत्वपूर्ण समर्थन प्राप्त है तो यहां पर देखो, यहां पर क्या है, तो जब तक रजिया दिल्ली में रहेगी तब तक किसी भी अमीर या तुर्कान चहरगानी के सदस्यों में से किसी की हिम्मत नहीं होगी जो यहां पर क्या करे, जो यहां पर विद्रोह करे, जो रजिया के विरोध में आवाज उठाए। तो यहां पर अमीरों में संघर्ष कैसे प्राप्त होगा, तो देखो यहां पर शासन प्राप्त करने के लिए रजिया ने अपने भाइयों व शक्तिशाली तुर्की सरदारों का भी सामना किया था, और इनका समर्थन जब प्राप्त नहीं है तो जनता ने समर्थन किया। तो रजिया का जो झुकाव था जनता के प्रति था, इन सरदारों और अधिकारियों के प्रति बिल्कुल नहीं था। इनके लिए कठोर नीति अपनाती थी वो। तो रजिया के शासन के साथ ही सुल्तान और तुर्कान ए चहलगानी के मध्य संघर्ष हमें देखने को मिलता है। तुर्कान ए चहलगानी में सारे पुरुष सदस्य हैं, और जब सारे पुरुष सदस्य हैं तो इसमें आप बलबन जैसे महत्वाकांक्षी आने वाले शासकों भी देखेंगे जो तुर्कान ए चहलगानी के सदस्य बने बैठे हैं। ऐसे सदस्य कभी महिला की अधीनता स्वीकार करेंगे? नहीं करेंगे। कभी महिलाओं के अधिकारों को मानेंगे? नहीं मानेंगे। तो यहां पर हमें देखने को मिलता है तुर्कान ए चहलगानी तो तुर्कों के सरदारों का संगठन था, और रजिया के बीच में एक संघर्ष की स्थिति हमें देखने को मिलती है। अब रजिया की कूटनीति देखो, रजिया भी जानती थी कि वह स्वतंत्र शासक के तौर पर शासन तो नहीं कर सकती क्योंकि हस्तक्षेप ज्यादा होगा। तो रजिया ने क्या किया, रजिया ने यहां पर कुछ महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति करना प्रारंभ कर दिया। क्या कर दिया, कुछ महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति करना प्रारंभ कर दिया। सबसे पहले राज्य के वजीर मोहम्मद जुनैदी और कुछ अन्य सरदार एक स्त्री के नियंत्रण में रहना नहीं चाहते थे। ठीक, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। अब यहां पर आप देखो, मौका मिलते ही इन लोगों ने क्या किया, रजिया के विरोधियों को जमा करना प्रारंभ कर दिया। ये जानते थे एक दो लोगों से नहीं होगा, सभी को साथ में आना पड़ेगा। तो धीरे धीरे रजिया के विरोधी सब एकत्रित हो चुके, लेकिन इस चीज की भनक रजिया को लग चुकी थी। तो रजिया ने क्या किया, यहां पर उच्च कूटनीति को दिखाते हुए अपने शत्रुओं को परास्त करने का विचार किया, जिसके तहत रजिया ने तुर्क जो आपके सामंत थे इनकी शक्ति कम करने पर और गैर तुर्कों को अपने राज्य में स्थान देना प्रारंभ किया। अब देखो, रजिया जानती थी जब तक ये अधिकारी महत्वपूर्ण पदों पर रहेंगे तब तक ये क्या करेंगे, तब तक ये विद्रोह करते रहेंगे, और ये सबके सब तुर्क थे। तुर्कान चहलगानी क्या है, तुर्कों का संगठन है। तो रजिया ने अब अपने प्रशासन तुर्कों को बाहर करना प्रारंभ कर लिया और गैर तुर्कों को राज्य में लेना प्रारंभ कर लिया, साम्राज्य में लेना प्रारंभ कर लिया। इसी के तहत रजिया सुल्तान ने इख्तियाउद्दीन ऐतगीन को अमीर हाजिब बनाया। क्या बनाया, इख्तियाउद्दीन ऐतगीन को अमीर हाजिब बनाया। और यहां पर आप देखेंगे अल्तुनिया को पहले बरन और फिर तवर हिंद भटिंडा का क्या करेगा, यहां पर इख्तियार नियुक्त किया। किसने, रजिया ने। किसे, अल्तुनिया को पहले बरन का फिर तवर हिंद भटिंडा का इख्तियार नियुक्त करेगी। ठीक है, अब आगे आओ। धीरे धीरे गैर तुर्कों को राज्य में महत्वपूर्ण स्थान प्रदान कर रही है। जमालुद्दीन याकूत जो अस्सिरिया का निवासी था, इसको अमीर आखुर यानी कि अश्वशाला का प्रधान नियुक्त किया, जिससे तुर्क अधिकारी क्या है, यहां पर रजिया से नाराज हो गए। जो तुर्क अधिकारी थे राज्य के अंतर्गत, ये रजिया की नीतियों से नाराज हो गए थे, नहीं चाहते थे कि रजिया गैर तुर्कों को अपने राज्य के अंतर्गत रखे। तुर्कान चहलगानी नाराज था ही। धीरे धीरे इनके विरोध में अन्य लोग भी एकत्रित होने लगे। तो यहां पर आप देखेंगे मुस्लिम इतिहासकार मिनहाज उल सिराज रजिया के बारे में उल्लेख करता है। कैसे, देखो, वह महती सामग्री चतुर न्यायी दानशील विद्वानों की आश्रयदात्री न्याय वितरण करने वाली अपनी प्रजा में स्नेह रखने वाली युद्ध कला में प्रवीण तथा राजाओं के सभी आवश्यक प्रशंसनीय विशेषणों पर गुणों से संपन्न महिला थी। इस प्रकार से यहां पर रजिया की तारीफ करता है। अब यहां पर आप देखिए, रजिया जैसे ही शासक बनती है तो महिलाओं की जो पोशाक होती है बुर्का वाला, उसको त्याग देती है, और यहां पर पुरुषों की भांति कपड़ों में क्या करती है, पुरुषों की भांति यहां पर
दरबार में उपस्थित होगी। जो पुरुष वेशभूषा थी उनमें ये कपड़े वस्त्र धारण करके राज दरबार में उपस्थित हुआ करेगी। इससे सरदार और भड़क जाएंगे। अब यहां पर बात आती है, तो रजिया का पतन कहां से प्रारंभ होता है, रजिया कहां से पतन की ओर आगे की तरफ बढ़ेगी। तो इस चीज में हम यहां पर देखते हैं। देखो, रजिया का पतन होना स्वाभाविक था, क्योंकि जो उसके अधीन शासक थे इसका समर्थन नहीं कर रहे थे। तो यहां पर आप देखेंगे रजिया जमाल उद्दीन याकूत के प्रति एक तरफा प्यार में थी, लेकिन इसने जो भटिंडा के सरदार बनाए थे, किसको, यहां पर इख्तियारुद्दीन अल्तुनिया, ये रजिया को पसंद करता था। रजिया याकूत की तरफ एक तरफा प्रेम में है। तो यहां पर आप देखेंगे अल्तुनिया ने बगावत कर दी। क्या कर दी, अल्तुनिया ने बगावत कर दी, जो तवर हिंद का शासक है। और कारण क्या था, वह रजिया बेगम को फिर से प्राप्त करना चाहता था, फिर से पाना चाहता था। ये यहां पर आपको मूल कारण देखने को मिलेगा जिसके लिए विद्रोह किया जाएगा। अब यहां पर आप देखेंगे याकूत का कत्ल कर दिया गया। याकूत का क्या हुआ, याकूत का कत्ल कर दिया गया, और अल्तुनिया ने रजिया को अपने नियंत्रण में करने का प्रयास किया। रजिया जब तक दिल्ली के ऊपर है तब तक सुरक्षित है, जैसे दिल्ली के बाहर निकलेगी असुरक्षित हो जाएगी। तो यहां पर आप पाएंगे अल्तुनिया का कत्ल करके, याकूत का कत्ल करके अल्तुनिया का अगला टारगेट था रजिया को पाना। जब रजिया भटिंडा के तुर्किश राज्यपाल के विद्रोह को दबाने के लिए पहुंची, यहां पर भटिंडा के एक तुर्किश राज्यपाल थे, इनके विद्रोह को दबाने के लिए, इनके विद्रोह को नियंत्रित करने के लिए रजिया क्या करेगी, रजिया आगे बढ़ेगी। और इसी स्थिति का लाभ उठाकर जो दिल्ली है, दिल्ली से रजिया को अपदस्थ कर दिया जाएगा। देखो, दिल्ली तक तभी कोई शासक शासन कर सकता था जब तक दिल्ली में है, बाहर निकला तो तख्ता चला गया। इसका सबसे अच्छा उदाहरण मैं आपको बताता हूं, औरंगजेब। औरंगजेब अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध शासक बना। वो चाहते थे दारा शो को शासक बने, लेकिन बनता औरंगजेब है। तो औरंगजेब शाहजहां को अपने नियंत्रण में रखेगा कैद करके। तो जब तक शाहजहां की मृत्यु नहीं हो जाएगी औरंगजेब महल से बाहर नहीं निकलेगा। क्यों, जानता था जैसे ही महल के बाहर गया दिल्ली उससे दूर चली जाएगी। तो यहां पर आपको ये समझना है, ठीक है। अब देखो, अब यहां पर आप देखेंगे जैसे ही रजिया दिल्ली से बाहर जाती है तो दिल्ली का शासक बहराम को नियुक्त कर दिया जाता है। किसका, बहराम को दिल्ली की नियुक्त कर दिया जाता है। बहराम कौन है, एक बार मैं आपको बता देता हूं। हमने सबसे आरंभ में यहां पर कुछ शासकों के बारे में चर्चा की थी, इसको मैंने आपको पहले ही बताया था। यहां पर मैं बताया था कुतुबुद्दीन ऐबक 4 वर्षों के लिए 1206 से लेकर 1210 तक, फिर आराम शाह 8 महीने के लिए 1210 से 1211, इल्तुतमिश 11 से 36, फिर आएगा रुकनुद्दीन। रुकनुद्दीन को इनकी माता की नीतियों के कारण हटा दिया जाएगा, अयोग्य शासक थे। रजिया सुल्तान 1236 से लेकर 1240, और फिर हम यहां पर देखते हैं बहराम शाह। कौन होंगे, मोइनुद्दीन बहराम शाह अब हमें दिल्ली के तख्त पर बैठे हुए दिखाई देंगे। इनका कार्यकाल होगा 1240 से लेकर 1242 तक, ये इनका कार्यकाल होगा। समझ गए, क्लियर है, आगे बढ़ो। अब जब हम थे वहीं पर आ जाते हैं एक बार, जहां हमने खत्म किया तो वहीं पर आ जाते हैं एक बार। तो यहां पर थे हम, तो यहां पर होगा क्या रजिया दिल्ली के बाहर जाएगी और दिल्ली का तख्ता कर दिया जाएगा पलट, और अब शासक बन चुके हैं बहराम शाह। बहराम शाह भी कोई योग्य शासक नहीं है ज्यादा, लेकिन इनके विकल्प के तौर पर कोई था नहीं, इनको बना दिया गया। कम से कम इतना तो सुनिश्चित हो जाए कि अब महिला का आदेश ना लेना पड़े, पुरुष ही आदेश देगा, ये सोच के इन्होंने किया। अब यहां पर रजिया भी परेशान है कि अपने राज्य को वापस कैसे लिया जाए, ठीक है। और अल्तुनिया जो है ये क्या कर रहा है, ये रजिया बेगम को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। क्लियर। अब देखो यहां पर, अब यहां पर आप देखेंगे वापस कैसे लिया जाए राज्य को, इसके लिए मजबूरी में अल्तुनिया से विवाह कर लेगी रजिया। अल्तुनिया भटिंडा का शासक, गवर्नर, जानती थी कम से कम एक राज्य का हिस्सा तब भी उसके पास हाथ में है।
तो रजिया क्या करेगी, रजिया अल्तुनिया से विवाह कर लेगी और इसके पश्चात यानी विवाह के पश्चात अल्तुनिया और रजिया बेगम दोनों लोग दिल्ली की तरफ प्रस्थान करेंगे अपने राज्य को वापस लेने। लेकिन जब दिल्ली की तरफ जा रहे होंगे तो यहां पर आप देखेंगे दिल्ली के ऊपर शासन कौन कर रहा है, शासन कर रहे हैं आपके बैराम शाह, और इनको समर्थन प्राप्त है सभी महत्वपूर्ण अमीरों का, सभी महत्वपूर्ण वर्गों का। तो यहां पर होगा क्या, यहां पर हम देखेंगे 13 अक्टूबर 1240 को, कब, 13 अक्टूबर 1240 को रजिया और बहराम शाह की सेना के बीच में युद्ध होगा, जिसमें बहराम शाह जीतेंगे, रजिया पराजित हो जाएगी। और जब रजिया पराजित होगी तो यहां पर आप देखेंगे अगले ही दिन दोनों का कत्ल कर दिया गया, मतलब अल्तुनिया का और रजिया का। कम से कम अल्तुनिया रजिया से विवाह ना करता, जीवित तब भी रह लेता, लेकिन यहां पर कत्ल कर दिया गया। रजिया सुल्तान के कार्य, अब यहां पर हम बात करते हैं रजिया सुल्तान के कार्य क्या क्या थे, जिनकी चर्चा यहां पर हमें करनी है। अब हमने यहां तक देख लिया रजिया बेगम के बारे में, कैसे शासक बनती है, कैसे शासन चलाती है, उसके बाद कैसे इसके प्रति विद्रोह होकर तुर्कान चहलगानी ही एक मजबूत संगठन का गठन करेंगे और रजिया को सत्ता से बाहर कर देंगे और इनकी हत्या भी हो जाएगी। अब यहां पर देखो, रजिया सुल्तान ने अपने अधिकार क्षेत्र, या फिर हम बात करते हैं रजिया सुल्तान के कार्यों के बारे में, तो रजिया सुल्तान ने अपने अधिकार क्षेत्र के प्रांत में विधि और पूर्ण शांति स्थापित किया। क्या इसने, विधि और पूर्ण शांति स्थापित, क्योंकि निरंकुश तरह से शासन कर रही थी, ये जानती थी नहीं करेगी तो मार दी जाएगी। प्रत्येक व्यक्ति रजिया द्वारा स्थापित किए गए नियमों और विनियमों का पालन करता। इसके राज्य के अंतर्गत इतनी कठोरता अपनाई जाती कि जितने भी राज्य के अंतर्गत अधिकारी सामान्य लोग हुआ करते हैं, ये सभी उसके द्वारा लागू किए गए नियमों को और विनियमों का पालन किया करते। किसी को भी यहां पर लीक से हटकर या फिर विद्रोह करने की या फिर राजा के खिलाफ कुछ भी बोलने की अनुमति नहीं हुआ करती थी, तुरंत उसके प्रति आपको कार्रवाई होते हुए दिखाई देगी। ठीक, अब देखो, विद्यालयों, संस्थाओं व स्थलों का निर्माण करवाया। क्या करवाया इसने, कई जगह विद्यालयों का, उसके बाद आप देखेंगे संस्थाओं का, विद्यालयों का इसने निर्माण करवाया और पुस्तकालय खुलवाए, मतलब शिक्षा के ऊपर विशेष ध्यान दिया था इसने। क्या किया था, शिक्षा के ऊपर विशेष ध्यान प्रदान किया इसने। यहां तक कि उसने शिल्पकारिता और संस्कृत के क्षेत्र में भी योगदान दिया। देखो यहां पर रजिया ने शिल्पकारिता और संस्कृति के क्षेत्र में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया है। कैसे, विद्वानों, चित्रकारों और शिल्पकारों को संरक्षण दिया था। क्या किया था, रजिया ने अपने शासन के अंतर्गत शिल्पकारों, विद्वानों और चित्रकारों को संरक्षण प्रदान किया था। अब देखो एक बात समझो, रजिया का शासनकाल छोटा सा, लेकिन अपने छोटे से शासनकाल में से कई सारे ऐसे कार्य किए हैं जिससे आप कह सकते हो अगर इसे एक लंबा समय मिलता तो हो सकता अकबर के बराबर की ये शासिका हो जाती। क्या होता, अकबर के बराबर की शासिका हो जाती। इसी प्रकार से शेर शाह सूरी, शेर शाह सूरी को भी छोटा समय मिला, 1540 से 45। ठीक है, अगर एक लंबा समय मिलता तो ये भी क्या, ये भी एक बड़े समय तक शासन कर सकती। क्या कर सकती, एक बड़े शेर शाह रूबी अकबर की तरह महान शासक बन सकता था। तो इन लोगों को कम समय मिला। क्या हुआ, इन लोगों को कम समय मिला, जिसके कारण इनके बारे में हमें कम ही उपलब्धियां देखने को मिलती है। लेकिन कम समय में भी इन लोगों की इतनी उपलब्धियां हैं जो अच्छे अच्छे शासकों की एक लंबे समय तक हमें देखने को नहीं मिलती। कि ठीक है, अब देखो, अब यहां पर रजिया बेगम का चैप्टर खत्म हो गया और रजिया बेगम शासक बनने से लेकर अपने अंतिम समय तक के जीवन को हम देख चुके हैं। इतनी ही चीजें आपको जानकर रखनी है मुख्यतः। कौन कौन सी, तुर्कान ए चहलगानी तुर्क सरकारों का सरदारों 40 सरदार होते थे, इनका संगठन था। इसकी स्थापना इल्तुतमिश ने की थी, लेकिन तुर्कान ए चहलगानी और शासक के बीच में जब क्लैश देखने को मिलेगा, विवाद देखने को मिलेगा, ये
रजिया के समय से देखने को मिलेगा आपको, ठीक है, रजिया के समय से देखने को मिलेगा। अब आते हैं आगे। अगले शासक है आपके मुइजुद्दीन बहराम शाह। कौन है? मुइजुद्दीन बहराम शाह। शासक कैसे बने थे? रजिया को गद्दी से हटाकर। जनता का समर्थन इन्हें प्राप्त नहीं होगा, लगभग शुरुआत में तो नहीं होगा, लेकिन जो अमीर वर्ग है, जो महत्वपूर्ण जो अधिकारी वर्ग है, इनके द्वारा क्या किया गया? इनके द्वारा बहराम शाह को संरक्षण प्रदान किया गया। लेकिन आगे जाकर बहराम शाह भी आपको एक प्रकार से देखने को मिलेगा कि बड़ा ही महत्वाकांक्षी शासक होगा। क्या होगा? बड़ा ही महत्वाकांक्षी शासक होगा। कैसे? बात करते हैं। रजिया की ताकत को देखकर अब राज्य के लोगों ने क्या किया? सुल्तान के ताकत की कम करने की सोची। अब देखो, एक तरफ है तुर्काने चहलगानी, 40 लोगों का समूह है, एक तरफ अन्य महत्वपूर्ण वर्ग है। तो यहां पर आप देखेंगे रजिया की ताकत इतनी अधिक थी कि अब तुर्काने चहलगानी शासक की ताकत से डरने लगा, क्योंकि रजिया ने बिल्कुल जो ताकत थी, एक शासक की जो ताकत होती उसका उपभोग किया था, उसको भोगा था। यही ताकत आगे जाके आपको बलवंत भोगते हुए दिखाई देगा। तो रजिया ने अपनी सत्ता का पूर्ण प्रयोग करते हुए नियंत्रण की नीति अपनाई और कठोरता से अपने अमीर वर्ग को नियंत्रित किया। अब जब रजिया जा चुकी है और बहराम शाह आ चुके हैं, तो अब अमीर वर्ग को खतरा है, तुर्गान चहलगानी को खतरा है कि कहीं यह वर्ग फिर से हमारे ऊपर या फिर से शासक हमारे ऊपर हावी ना हो जाए, जैसे रजिया हुई थी। तो तुर्गान चहलगानी और अन्य वर्ग एक नए पद का सृजन कर देंगे। क्या कर देंगे? एक नए पद का सृजन कर देंगे। और ये एक नया पद कौन सा था, इसके बारे में आपको बताता हूं। नायब या फिर नाइक, या फिर कह सकते हैं नाइक ए मुमल्लिकात। क्या? फिर यहां पर देखो, नायब कह सकते हो आप, नाइक कह सकते हो आप, और नायब ए मुमल्लिकात कह सकते हो। इस पद का सृजन किया गया तुर्गान चहलगानी के द्वारा। क्यों किया गया था? राजा की कुछ शक्तियों को राजा से छीनकर किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में देना जो तुर्गान चहलगानी के नियंत्रण में रहे। अगर राजा विद्रोही रहे होगा तो कम से कम इस व्यक्ति को हम नियंत्रित कर सकते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे नायब, नाइक या फिर नायब एवं मुमल्लिकात एक ही व्यक्ति है। और यहां पर आप देखेंगे इस पद पर सबसे पहले जो नियुक्त किया गया था इख्तियाउद्दीन ऐतगीन थे। कौन थे? इख्तियाउद्दीन ऐतगीन थे। इन्हें नायब एवं मुमल्लिक के पद पर सबसे पहले नियुक्त किया गया। कौन थे ये? ये थे आपके इख्तियाउद्दीन ऐतगीन। क्लियर है? आगे आओ। अब देखो यहां पर ऐतगीन ने सुल्तान के कुछ विशेषाधिकारों को छीन लिया। तुर्गान चहलगानी ने सुल्तान के कुछ अधिकारों को छीनकर क्या किया? यहां पर ऐतगीन को दे दिया। ठीक। अब यहां पर देखो, अब जब सुल्तान के ताकत को कम किया गया तो बहराम शाह बड़ा उदास हो गया। क्या हुआ? बहराम शाह बड़ा उदास हो गया और परेशान भी रहने लगा। तो बहराम शाह ने इन चीजों से परेशान होकर, क्योंकि बहराम शाह को कुछ भी करने से पहले, नगर का भ्रमण करने से पहले, महल में कुछ भी गतिविधि करने से पहले, किसी शासक से बात करने से पहले इस व्यक्ति से अनुमति लेनी पड़ती। एक प्रकार से पपेट बन गया था बहराम शाह इस नए पद का, नायब का। तो इस चीज से परेशान होकर बहराम शाह क्या करेगा? बहराम शाह कुछ महत्वपूर्ण अधिकारियों की हत्या करा देगा। क्या कर देगा? कुछ महत्वपूर्ण अधिकारियों की हत्या करा देगा, जिससे जो अधिकारी वर्ग है ये क्रोधित हो गए। क्या हुआ? जब हत्या की, यहां पर आप देखें, जब बहराम शाह ने अपने अमीरों की बढ़ती ताकत से परेशान होकर इनकी हत्या करवाना प्रारंभ किया, तो जो अधिकारी वर्ग है ये क्रोधित हो जाएगा। और अब अधिकारी वर्ग उलेमाओं के साथ मिलकर, उलेमा कौन है? उलेमा धार्मिक व्यक्ति हैं राज्य के अंतर्गत। जितने भी राज्य के अंतर्गत धार्मिक क्रियाकलाप किए जाएंगे, धर्म का प्रचार करना,
धर्म का विस्तार कैसे करना है, अधिकतर लोगों को धर्म कन्वर्ट कैसे करवाना है, कन्वर्ट कैसे करना है उनका। जितने भी धार्मिक चीजें होंगी ये सब उलेमाओं के द्वारा की जाएंगी। जैसे हमारे यहाँ धार्मिक शंकराचार होते हैं वैसे इनके उलेमा है। यही उलेमा राज्य में पूरी धार्मिक गतिविधि को देखेंगे। तो यहां पर हम देखते हैं कैसे अधिकारी वर्ग बहराम शाह से क्रोधित होगा और बहराम शाह से क्रोधित होने के बाद उलेमाओं के साथ मिलकर विरोध करना प्रारंभ कर देगा और षड्यंत्र आरंभ कर दिए जाएंगे। क्या हो, षड्यंत्र आरंभ कर दिए जाएंगे। एक षड्यंत्र के तहत बहराम शाह को बंदी बनाकर मार डाला जाएगा। क्या होगा, एक षड्यंत्र के तहत बहराम शाह को बंदी बनाया जाएगा। कब, कौन सी ईयर बताई थी मैंने आपको, बताओ जल्दी से, कौन सी ईयर बताई थी मैंने जब इसे बंदी बनाया जाएगा। देखो यहां पर बहराम शाह 1242, कौन सी, 1242। तो 1242 में बहराम शाह को बंदी बनाकर क्या किया जाएगा, इसकी हत्या कर दी जाएगी। क्लियर है, 1242 में हत्या कर दी जाएगी। विद्रोह करने वालों में प्रमुख रूप से कौन होगा, अब आ गया बलबन। ये जो तुर्कान है चहलगानी है इसमें सदस्य है एक बलबन, और बलबन ही विद्रोह करने वाला प्रमुख व्यक्ति था। आप देख रहे हैं बलबन ने क्या किया था, शासकों की सत्ता को कम करने के लिए, शक्ति को कम करने के लिए एक नए पद का सृजन किया। और जब नए पद का सृजन किया तो यहां पर आप देखेंगे यही बलबन होगा जब ये शासक बनेगा तो अमीर वर्ग को खत्म कर देगा, तुर्कान चहलगानी को खत्म कर देगा। जानता था तुर्कान चहलगानी क्या कर सकता है, इसीलिए अपनी सत्ता को निरंतर रखने के लिए सबसे पहले उसी संगठन को खत्म किएगा जिसका ये सदस्य है। जानता था ये सदस्य कितना ताकतवर काम कर चुका था उनके साथ। ठीक, अब देखो जब यहां पर बलबन ने सफलता पूर्वक तख्ता पलट कर दिया और बहराम शाह को गद्दी से हटा दिया तो अमीर वर्ग जो यहां पर है, तुर्कान चहलगानी जो यहां पर है, बलबन की वाह वाह करने लगेगा, वाह क्या काम किया है। और बलबन को खुश होकर इस कार्य से हांसी की एकता प्राप्त हो जाएगी। हांसी एक स्थान, वहां की एकता प्राप्त हो जाएगी, एकता का क्षेत्र मिल जाएगा कि आप यहां पर राज्य के अधीन रहकर शासन कर सकते हैं। अब हांसी पहुंचते ही बलबन क्या करेगा, ताकत को बढ़ाना शुरू कर देगा। क्या करेगा, ताकत को, सत्ता को बढ़ाना प्रारंभ कर देगा। अब देखो यहां पर बहराम शाह के कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रम देख लेते हैं। बहराम शाह जो शासक था इसके समय कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रम जो घटित हुए इनके बारे में हम बाद जानकारी ले लेते हैं। तो 1241 ईस्वी का मंगोल आक्रमण बहराम शाह के समय हुआ। मंगोलों का आक्रमण इल्तुतमिश से प्रारंभ हुआ जब मांगबरनी भारत में आश्रय मांगने के लिए आया, शरण मांगने के लिए आया। कौन था, मांगबरनी, मांगभरनी नहीं, तुम लोगों को मांगभरनी ज्यादा सुनाई देता है, मांगबरनी है ये। तो 1241 का मंगोल आक्रमण भी बहराम शाह के समय होगा। मुल्तान के सूबेदार कबीर खां अयाज क्या करेंगे यहां पर, मुल्तान के सूबेदार कबीर खान अयाज के प्रतिरोध के कारण मंगोल मुल्तान पर अधिकार करने में असफल हो जाएंगे। मुल्तान का सूबेदार है कबीर खान अयाज, ये मंगोलों का प्रतिरोध करेंगे और प्रतिरोध करने के कारण ही मंगोल मुल्तान के ऊपर राज्य करने में असफल हो जाएंगे। परंतु लाहौर पर यह अधिकार कर लेंगे, मुल्तान पर नहीं कर पाए थे, लाहौर पर उन्होंने अधिकार कर लिया था। क्या किया यहां पर, लाहौर पर कर लिया था, मुल्तान पर नहीं कर पाए थे। लाहौर को इन्होंने खूब लूटा और वापस चले गए। मंगोल करते क्या थे, आते थे, लूटते थे, चले जाते थे, यही काम होता रहा। तो इतनी चीजें यहां पर आपको देखने को मिलेंगी। और अब एक बार हम देख लेते हैं आगे के शासक हमारे कौन होने वाले हैं, आगे हम किन किन शासकों के बारे में चर्चा करने वाले। तो यहां पर जो शासक हैं आपके, इनके बारे में देखिए। हमने यहां तक देख लिया, कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर बहराम शाह तक देख लिया, मतलब 1206 से लेकर 1242 तक के इतिहास को देख चुके हैं। अब देखना है 1242 से लेकर कितना, 1290 तक के समय को, इतने समय को अब हमें देखना है। तो अब हम देखेंगे अलाउद्दीन मसूद आएंगे जो 1242 से लेकर 46 तक शासन करेंगे।
नासरुद्दीन महमूद आएंगे जो 46 से लेकर 66 तक 66 तक शासन करेंगे। फिर आएंगे बलबन जो हांसी का गवर्नर बन चुका है 1266 से 1266 से लेकर 1287 तक। फिर कैकूबद या शमसुद्दीन क्यूमर्स होंगे 1287 से लेकर 1290 तक। तो ये पूरा आपका देखने को मिलेगा गुलाम वंश के अंतर्गत। फिर हम आएंगे अपने आगे के शासकों के लिए। तो यहां तक तो आपका सब कुछ क्लियर होगा कैसे यहां पर इल्तुतमिश से लेकर बहराम शाह का चैप्टर था। इस क्लास में खत्म करते हैं। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे ऐप पर। मिलेंगे आपसे अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।